रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए कितनी कंपनियों ने लगाई बोली? अदानी ग्रुप को लेकर क्या है नया अपडेट? रेमंड के शेयर में क्यों आई जोरदार तेजी? नतीजों के बाद क्यों फिसला एचडीएफसी लाइफ का शेयर? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, कर्ज समाधान के लिए दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप एकमात्र बिडर के तौर पर सामने आया है। 26 अप्रैल को लेंडर्स की ओर से करवाए गए नीलामी के दूसरे राउंड में हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी की सारी संपत्ति को खरीदने के लिए 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। माना जा रहा था टॉरेंट ग्रुप और सिंगापुर की कंपनी ओकट्री भी इस नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं, पर दूसरी किसी कंपनी ने रिलायंस कैपिटल के लिए बोली नहीं लगाई। 21 दिसंबर 2022 को रिलायंस कैपिटल की नीलामी के पहले राउंड में टॉरेंट ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन बोली की अवधि खत्म होने के अगले ही दिन हिंदुजा ग्रुप ने टॉरेंट ग्रुप से ज्यादा बड़ा ऑफर दे दिया था और उस ऑफर को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने नए सिरे से नीलामी करवाने का फैसला किया था। इस फैसले को टॉरेंट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राउंड पर रोक तो नहीं लगाई थी, पर हाँ, ये जरूर कहा था कि नीलामी का नतीजा इस मामले में आने वाले फैसले के अधीन होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई अगस्त 2023 में होगी। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में अदानी ग्रुप की कोल खदानों से जुड़ी 3 कंपनियों से निदेशक यानी डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है। इन 3 कंपनियों में कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर, कारमाइकल रेल सिंगापुर और एबेट पॉइंट टर्मिनल एक्सपेंशन के नाम शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में अदानी परिवार की कोल माइन से जुड़ी हैं। 24 जनवरी को ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद उठे विवाद और दबाव के मद्देनजर विनोद अदानी 3 कंपनियों की बोर्ड से बाहर हुए हैं। गौरतलब है, फरवरी के अंत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदानी मामले की जांच का आदेश आने से सिर्फ 3 दिन पहले विनोद अदानी ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। हालांकि उस समय ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। मार्केट रेगुलेटर अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या अदानी ग्रुप और विनोद अदानी के बीच हुए कुछ लेन देन का सही से खुलासा हुआ भी था या नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एंटिटीज में शेयरधारक होने के अलावा विनोद अदानी का कारमाइकल माइन और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कोई मैनेजमेंट रोल नहीं था। तीसरी खबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने इंडेक्स पर शेयरों की लिस्टिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम लागू होने पर किसी कंपनी का डीमर्जर होने के बाद बनी नई कंपनी इंडेक्स से बाहर नहीं होगी। निफ्टी कंपनियों के डीमर्जर से बनी कंपनी कम से कम 3 दिन तक इंडेक्स में शामिल रहेगी। हालांकि कंपनी का नाम जरूर बदल जाएगा। अभी तक जो नियम है उसके तहत अगर किसी कंपनी का डीमर्जर होता है तो उसे इंडेक्स से बाहर होना पड़ता है। यह नियम ऐसे समय पर बदला गया है जब देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में डीमर्जर की बातें हो रही हैं। 2 मई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी जेएफएसएल के डीमर्जर को मंजूरी देने के लिए कंपनी के क्रेडिटर्स यानी कर्जदाताओं और शेयर होल्डर्स की बैठक होने वाली है। आरआईएल ने अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के डीमर्जर और उसको अलग से लिस्ट करवाने का ऐलान किया था, जिसे कंपनी के बोर्ड ने नवंबर 2022 में मंजूरी दे दी थी। आरआईएल के शेयरधारकों को हर 1 शेयर के बदले में जेएफएसएल का 1 शेयर जारी होगा। चौथी खबर, सिंघानिया फैमिली के मालिकाना अधिकार वाली कंपनी रेमंड की अपना कंज्यूमर केयर कारोबार बेचने के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी जीसीपीएल के साथ एडवांस स्टेजेस पर बातचीत चल रही है। रेमंड के कंज्यूमर केयर कारोबार में मेल ग्रूमिंग ब्रांड पार्क एवेन्यू और कामसूत्रा कॉन्डम शामिल है। अगर ये डील पूरी होती है तो इससे गोदरेज कंज्यूमर्स की मेंस पर्सनल केयर और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरीज में पकड़ और मजबूत होगी। जहां तक रेमंड की बात है तो वो इस कारोबार को बेचने के लिए 2 साल से ज्यादा समय से कोशिश कर रही है, क्योंकि ग्रुप का मानना है कि उनके पोर्टफोलियो में ये नॉन कोर कारोबार है। आपको बता दें कि पिछले साल के मिड में गुड ग्लैम ग्रुप ने रेमंड का कंज्यूमर केयर कारोबार खरीदने से मना कर दिया था, क्योंकि वो रेमंड की ओर से मांगे जा रहे वैल्यूएशन देने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय यह सौदा 2500 से 2800 करोड़ रुपए में होने की बातचीत चल रही थी। कारोबार बिक्री की खबर के चलते रेमंड के शेयर में 27 अप्रैल को इंटरडे में 9% तक की तेजी देखने को मिली थी और जीसीपीएल का शेयर 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 5वीं खबर, अमेरिका की कंपनी एटीसी यानी अमेरिकन टावर कंपनी ने भारत से अपने कारोबार को पूरी तरह बेचने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एटीसी अपनी भारतीय इकाई में मेजॉरिटी या पूरा 100% हिस्सा बेचकर भारत को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गई है। दरअसल कंपनी ने हाल में अपनी इकाई में 50% हिस्सा बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी, पर इससे कोई खरीदार नहीं मिला था। उस समय कंपनी की केकेआर और मैक्वेरी के साथ हिस्सा बिक्री के लिए बातचीत चल रही थी। माना जा रहा है कि पूरा 100% हिस्सा बेचने के लिए कंपनी की अब कनाडा की ब्रुकफील्ड और यूएस की इंफ्रा फंड स्टोन पीक पार्टनर्स के साथ बातचीत चल रही है। एटीसी के पास दिसंबर 2022 तक 76,826 टावर थे और कंपनी हर टावर के लिए कम से कम $50,000 मांग रही है, यानी कुल $4 अरब की एंटरप्राइज वैल्यू की मांग की जा रही है। पर ब्रुकफील्ड और स्टोन पीक पार्टनर्स कोई कंट्रोल प्रीमियम देने को तैयार
नहीं है। दोनों प्रस्तावित खरीदार 2.8 से 3 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर मोल तोल कर रहे हैं। छठी खबर, शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी की ओर से शोकॉज नोटिस जारी किए जाने के फैसले के खिलाफ सैट में जाने का फैसला किया है। मंगलवार को जारी सेबी के ऑर्डर के बाद शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि कंपनी ने डेटर्स से प्रमोटर ग्रुप्स की एंटिटीज को फंड डाइवर्ट करने के लिए एक स्कीम तैयार की थी, पर बॉम्बे हाईकोर्ट से कंपनी को कोई राहत नहीं मिली और अब इस फैसले के खिलाफ सैट में अपील की जाएगी। 26 अप्रैल को हमने आपको बताया था कि सेबी ने मंगलवार को शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, पूर्व चेयरमैन अमित गोयनका, प्रमोटर जेनियर इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स के अलावा 5 अन्य एंटिटीज को ऑर्डर कम शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। ये मामला कंपनी से पैसों की हेराफेरी के साथ साथ अन्य नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। आपको बता दें कि शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी सुभाष चंद्र गोयनका के नेतृत्व वाले एसएल ग्रुप का हिस्सा है और फिलहाल इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। 2021-22 तक अमित गोयनका इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर थे। सेबी के मुताबिक सुभाष चंद्र के बेटे अमित गोयनका समेत उनके परिवार के मेंबर्स जेनियर इंफ्रा पावर के शेयर होल्डर्स हैं। सेबी की जांच में पता चला है कि शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी के नतीजों को गलत तरीके से पेश किया गया था ताकि कंपनी की संपत्ति का प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से जेनियर को डायवर्जन किया जा सके। इसके बदले में संबंधित संस्थाओं को उनसे बिना कोई रकम लिए संपत्तियों की बिक्री की गई थी। सातवीं खबर, सूरत की यान और पॉलिएस्टर बनाने वाली दिवालिया कंपनी सुमीत को खरीदने के लिए कुल 8 कंपनियां दौड़ में शामिल हैं। इन कंपनियों में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोलकाता की MCPI के नाम सामने आए हैं। अप्रैल की शुरुआत में इन कंपनियों ने सुमीत के लिए शुरुआती बोली जमा की थी, जिनकी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP की ओर से जांच होगी, जिसके बाद औपचारिक बोली मंगवाई जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी कर्जदाताओं का इस कंपनी पर 667 करोड़ रुपए का बकाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास इस कंपनी के कर्ज का 65% और IDBI बैंक के पास 21% हिस्सा है। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग में असफल रहने के बाद दिसंबर 2022 में कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं शेयर बाजार की और ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज बड़ा एक्शन देखने को मिला और इसकी वजह भी समझते हैं। पहली खबर, 27 अप्रैल को L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी LTTS के शेयर में 8% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। शेयर में इतने बड़े उछाल के पीछे वजह है तिमाही नतीजे, जो कि सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के मुकाबले बेहतर रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18% बढ़कर करीब 310 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इस दौरान कंपनी की आय 19% की बढ़त के साथ 2096 करोड़ रुपए पर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मार्जिन 18.7% पर स्थिर रहे हैं। जहां तक वित्त वर्ष 2024 यानी मौजूदा वित्त वर्ष की बात है तो नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने 20% से ज्यादा की आय ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 1400 लोगों को नौकरी पर रखा है और इस तरह कर्मचारी संख्या बढ़कर 22,233 पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की कम से कम 2000 लोगों को नौकरी पर रखने की योजना है। दूसरी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने तमिलनाडु बेस्ड निजी बैंक सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO N कामाकोडी को 3 साल के लिए दोबारा नियुक्त करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। N कामाकोडी का कार्यकाल 30 अप्रैल 2023 को खत्म हो रहा है और 1 मई से उनकी दोबारा नियुक्ति की खबर से 27 अप्रैल को सिटी यूनियन बैंक के शेयर में एक समय 10% तक का उछाल भी देखने को मिला था। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक MD एंड CEO की 3 साल के लिए दोबारा नियुक्ति को मंजूरी बैंक के लिए एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट समझा जा रहा है, खासकर तब जब RBI ने हाल में एक बड़े निजी बैंक के MD एंड CEO को 3 साल के बजाय 2 साल के लिए ही दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। बीते 6 महीने में शेयर ने बाजार को अंडर परफॉर्म किया है और करीब 26% लुढ़का है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स करीब आधा फीसदी उछला है और बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी भी देखें तो करीब 3.25% के आसपास उछला है। तीसरी खबर, चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद 27 अप्रैल को HDFC लाइफ के शेयर में 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। बावजूद इसके कि नेट प्रीमियम और VNB यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की ग्रोथ काफी दमदार रही है। दरअसल नेट प्रीमियम और VNB में अच्छी ग्रोथ के बावजूद चौथी तिमाही में HDFC लाइफ का मुनाफा एकदम सपाट रहा है। साल दर साल कंपनी का मुनाफा 357.5 करोड़ रुपए से केवल 0.3% बढ़ा है और 358.6 करोड़ रुपए पर रहा है। तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रीमियम 14,290 करोड़ रुपए से करीब 36% बढ़कर 19,427 करोड़ रुपए पर रहा। वहीं VNB में 367.8% की ग्रोथ रही। VNB 900 करोड़ रुपए की तुलना में साल दर साल 1511 करोड़ रुपए पर रहा है, पर VNB मार्जिन सपाट रहे हैं। 27.4% की तुलना में मामूली बढ़त के साथ VNB मार्जिन 27.6% पर दर्ज किए गए हैं। नतीजों के बाद ब्रोकर्स की राय मिली जुली है शेयर पर। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया है। इसी तरह जेफरीज ने
670 रुपए के लक्ष्य के साथ शेयर पर खरीदारी की राय दी है, पर सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य थोड़ा बढ़ाकर 560 रुपए पर रखा है। सीएलएसए के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि Q4 में टैक्स का फायदा लेने के लिए कई लोगों ने प्री बाइंग भी की, जो आने वाली तिमाही में जारी नहीं रह सकेगी। इसी तरह मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 610 रुपए का दिया है। चौथी खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में 27 अप्रैल को 7.25% तक का इंट्राडे उछाल देखने को मिला। इस उछाल के पीछे की वजह है यूके की पेरेंट कंपनी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी से जुड़ी। दरअसल एमिरेट्स टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ने वोडाफोन ग्रुप पीएलसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले ये हिस्सेदारी 14% पर थी, जिसे अब बढ़ाकर 14.6% किया गया है। एमिरेट्स टेलीकॉम के पास हिस्सा बढ़ाकर 15% करने की नियामक मंजूरी मौजूद है। दिसंबर 2022 तक भारतीय कंपनी वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स के पास करीब 75% हिस्सा था, जिसमें से वोडाफोन पीएलसी की 48% और आदित्य बिरला ग्रुप की 27% हिस्सेदारी थी। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि कल के बाजार के लिए कौन से अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार के ऊपर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो नतीजों पर नजर रहेगी। 28 अप्रैल को अल्ट्राटेक सीमेंट, अतुल लिमिटेड, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके साथ साथ L&T फाइनेंस और इंडिया मार्ट इंटरमेश, इनके नतीजे आएंगे तो ये बाजार के ऊपर असर डालेंगे। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस और डिविडेंड के ऊपर भी विचार होगा, तो ये शेयर खास तौर पे कल फोकस में रहेगा। 4 कंपनियों पर नजर रखी गया, जिसमें स्पाइसजेट, बेस्ट एग्रो लाइफ, हिंदुस्तान फूड्स और लेंसर कंटेनर्स। ये कंपनियां कल से NSE पर कारोबार नहीं करेंगी। इन कंपनियों में केवल BSE के ऊपर ही ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो 27 अप्रैल यानी आज ही यूएस के Q1 GDP के आंकड़े जारी होंगे। इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स पर और 28 अप्रैल को भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। ग्लोबल ट्रिगर्स में 28 अप्रैल की जहां तक बात है तो बैंक ऑफ जापान, इनकी पॉलिसी बैठक का फैसला आएगा। नए गवर्नर की ये पहली पॉलिसी है। पॉलिसी के बाद गवर्नर्स क्या बोलते हैं, इसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स की नजर रहेगी और साथ ही साथ यूरोप के Q1 के GDP के आंकड़े भी जारी होंगे। इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का आज का पूरा दिन भर का हाल पता चल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी नई खबरों, नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।